है ना। तो ये कन्वीनियंट चॉइस रहेगा कि लेफ्ट साइड वाला जो डिस्क है उसके सेंटर को क्या ले लेना, ओरिजिन ले लेना। ठीक। तो इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, है ना। अब क्योंकि देखिए सिमेट्री कहाँ दिख रही है आपको, एक्स एक्सिस में, इसकी सिमेट्री आपको कहाँ दिख रही है, एक्स एक्सिस में, इसलिए आप हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास भी कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। ठीक, ये वाला एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्स एक्सिस ओनली। तो फिर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है, एक्ससीएम। एक्ससीएम हम निकालेंगे। ठीक है, एक्ससीएम क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये हो जाएगा एक्ससीएम। a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। अब a1 मतलब बेटा पहले वाले का एरिया, है ना। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस कितना है आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू x1 मतलब पहले डिस्क के सेंटर से, पहले डिस्क के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस। अब ओरिजिन खुद यहीं पर है, पहले डिस्क के सेंटर में ही है, तो पहले डिस्क के सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना हो गया, 0, तो ये आ गया 0 प्लस a2 x2। a2 मतलब सेकेंड डिस्क का एरिया, सेकेंड डिस्क का रेडियस कितना है 2r, तो क्या लिखेंगे हम, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया a2। और x2 क्या है, दूसरे डिस्क के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस, ये हो जाएगी x2, दूसरे डिस्क के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस। तो दूसरा डिस्क का सेंटर कहाँ आएगा, उसके सेंटर ऑफ मास में, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2r और ये r, टोटल कितना 3r, तो क्या लिखूंगा 3r अपॉन a1 प्लस a2। a1 इज पाई आर स्क्वायर प्लस a2 इज पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये आएगा फॉर्मूला एक्ससीएम का। तो यहाँ से एक्ससीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ ऊपर में सॉल्व कर लेना, तो एक्ससीएम आ जाएगा, देखिए ये पूरा हो गया 0, ये हो गया पाई, है ना, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू, ये एक काम करते हैं, देखो पाई दोनों में, नीचे में दोनों में कॉमन निकलेगा, है ना, ये तो 0 है, पाई यहाँ से कॉमन निकलेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कैंसिल हो जा रहा है, पाई को कैंसिल करते हैं सीधा। यहाँ पर क्या है देखिए 4r स्क्वायर और 3r कितना हो गया बेटा 12r³ अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया था, आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कितना आ गया 3r स्क्वायर, तो क्या आ गया देखिए, नहीं ये ऐसा होगा ना, ये 2r का होल स्क्वायर है, तो ये है ना, पाई तो निकल गया, 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ 5r स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 12/5r, दैट इज 2.4r। तो कहाँ है सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट डिस्क के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 2.4r डिस्टेंस पे, कहाँ पर है, फर्स्ट डिस्क के सेंटर से 2.4r डिस्टेंस पे, है ना। तो कहाँ पर होगा देखो, फर्स्ट डिस्क का सेंटर से 2.4r प्लस 2.4r मतलब राइट साइड मूव करोगे, ये हो गया r, और फिर और एडिशनल कितना 1.4r, यहाँ से यहाँ तक r चलोगे और एडिशनल कितना चलोगे 1.4r, मतलब किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द डिस्क ऑफ लार्जर एरिया, या टुवर्ड्स द डिस्क ऑफ लार्जर मास। किसका किसका बन गया था, ये हैंड्स अप करेंगे, क्या दिया है, इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, from a rigid body, then the position of center of mass of the remaining portion is given by, पहला फॉर्मूला ये रहेगा RCM इक्वल्स टू m1r1 इक्वल्स टू m2 माइनस, है ना, m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2, या फिर a1r1 माइनस a2r2 अपॉन a1 माइनस a2, ये रहेगा फॉर्मूला, है ना। जैसे आप, है ना, जैसे एक स्क्वायर प्लेट है,
इसका ओरिजिनल मास है m1, अब इसमें से m2 मास रिमूव कर दिया, है ना, इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला रहेगा m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। अब r1 क्या है, r1 रहेगा जो ओरिजिनल प्लेट है उसके सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस, वो रहेगा r1। r2 क्या रहेगा बेटा, जो रिमूव्ड प्लेट है, ये रिमूव्ड पोर्शन है, रिमूव्ड पोर्शन के सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस, ठीक। अब ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हैं, ओरिजिन मान लीजिए यहाँ ले लिए, ओरिजिनल प्लेट का सेंटर मान लो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r1, ये डिस्टेंस हो जाएगा r1, ठीक है, जिसमें से ये होगा y1 और ये हो जाएगा x1, ठीक। ये रिमूव पोर्शन है, रिमूव पोर्शन का सेंटर यहाँ है, तो ये डिस्टेंस हो गया r2, ये हो गया y2 और ये हो गया y1 x2, ये हो गया। तो r1 और r2 को समझना है हमको, m1 m2 तो समझ में आ रहा है कि m1 क्या है, जो ओरिजिनल एरिया था, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, अगर ये रिमूव नहीं होता तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता उसका मास है m1, और m2 क्या है, रिमूव्ड स्ट्रक्चर का मास है, ठीक। r1 क्या है, हमको ये समझना है, r1 क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस, और r2 क्या है, रिमूव्ड स्ट्रक्चर के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस। वैसे यहाँ पर a1 क्या है, ओरिजिनल एरिया, और a2 क्या है, रिमूव्ड एरिया। r1 क्या है, r1 वही है जो मैं अभी समझाया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर के सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस। r2 क्या है, रिमूव्ड स्ट्रक्चर के सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को, क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल a another disk of diameter small a is removed, locate center of mass of the remaining portion, locate center of mass of the remaining portion। ऑप्शन लिख सकते हैं a/3, 0 -a/3, 0 a/6, 0 -a/6, 0। चलिए एबीसीडी क्या रहेगा, आंसर बताएंगे कि भाई ये ओरिजिन है, तो सीधा सीधा ओरिजिन, तो ओरिजिन एक्चुअल में है क्या, जो ओरिजिनल डिस्क है, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ओरिजिन है। कैसे पता चला, क्योंकि जो ओरिजिनल डिस्क है उसका रेडियस क्या है, a, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्क a है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है, तो ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर है उसी को ओरिजिन लिए, ठीक। अब इसमें से एक और डिस्क है जिसका डायमीटर a है, उसको रिमूव किया गया, देखो ये डिस्क है जिसका डायमीटर a है, इसको हटा दिया, या बोलो जिसका रेडियस a/2 है उसको हटा दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो ऑब्वियसली ओरिजिन यहीं से लेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ से बताएंगे हम, यहाँ से, ठीक है, इसको लेंगे ओरिजिन। तो अब जब भी कुछ पोर्शन रिमूव किया जाता है तो उसके लिए, अच्छा यहाँ पर आपको जो सिमेट्री दिख रही है वो कौन से एक्सिस में दिख रही है बेटा, बताएंगे सिमेट्री कौन से एक्सिस में दिख रही है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, गुड। यहाँ से ऐसा काटोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा होगा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर इसका उल्टा दिखेगा, है ना। तो ये ऐसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा रफ बनाया हूँ लेकिन आइडिया लग गया आपको कि कैसे डिवाइड होगा। तो दो एग्जैक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है, एक्सीएम, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्स एक्सिस ओनली, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, एक्सीएम। तो यहाँ से एक्सीएम क्या आ जाएगा, देखिए एक्सीएम
यहाँ से चालू करते हैं। XCM विल बी A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, है ना, क्योंकि रेडियस दिया, डायमीटर दिया, आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। मास के टर्म में नहीं लिखेंगे भी फॉर्मूला, एरिया के टर्म में। तो यहाँ से XCM क्या आ जाएगा, A1 x1, पहले डिस्क A1 क्या है, ओरिजिनल डिस्क का एरिया। ओरिजिनल डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा इसका A, इंटू x1 क्या है, पहले डिस्क के सेंटर से ओरिजिन की दूरी। अब जहां पर पहले डिस्क का सेंटर है वहीं ओरिजिन है, तो दूरी कितनी हो गई, 0, तो ये हो गया 0 प्लस, सॉरी माइनस A2 x2। A2 क्या है, एरिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन, ये रिमूव पोर्शन है, इसका डायमीटर A है, इसका डायमीटर A है, तो रेडियस कितना होगा A/2, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आर कितना A/2, A/2 का स्क्वायर कितना हो गया A²/4, तो माइनस A2। x2 क्या होगा बेटा, x2 है रिमूव्ड पोर्शन के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस, तो रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में आएगा, यहाँ से ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना A, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2, है ना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है A है, ये सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा A/2, इंटू क्या लिखूंगा मैं A/2, इंटू क्या लिखूंगा A/2। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को, यस सर। ठीक, अपॉन Yes, sir. A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1 क्या हो जाएगा पाई इंटू A², A1 क्या है एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, माइनस A2 क्या है एरिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क, क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई रिमूव पोर्शन का रेडियस कितना A/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा A²/4, तो यहाँ से ये पूरा 0 हो गया। XCM कितना आएगा देखिए, पाई, यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल, पाई को कैंसिल कर दो, है ना यहाँ पर A² इंटू A कितना हो गया A³ अपॉन 4×2 = 8, है ना, डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या है A² माइनस A²/4, क्या आ जाएगा 3A²/4, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको और साइन क्या रहेगा बेटा माइनस, यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गया, ये 0 था, ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा, आई तो यहाँ से निकल के कैंसिल हो गया, A² इंटू A क्या हो जाएगा A³/4×2 = 8। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिए, पाई कॉमन निकल गया है, 3A²/4, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3A²/4, तो यहाँ से आ जाएगा XCM, देखिए क्या आएगा, माइनस साइन है ही, A³ अपॉन A² में ऊपर में A बचा, ठीक है, 4 2 टाइम्स बचा, 2 3 = 6, तो माइनस A/6, तो XCM कितना आ गया माइनस A/6, आंसर क्या आएगा माइनस A/6, 0। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को, यस सर। है ना, 2 plates made of same material and thickness are joined as shown, locate center of mass। ठीक है, 2 प्लेट्स है बेटा, एक है स्क्वायर शेप की प्लेट और एक है सर्कुलर शेप की प्लेट, है ना, इस स्क्वायर शेप की प्लेट का साइड है D, स्मॉल d, और इस सर्कुलर शेप प्लेट का डायमीटर है स्मॉल d, हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या लेंगे, पहले जो लेफ्ट मोस्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर को ओरिजिन ले लेते हैं, तो ये हो गया ओरिजिन। अब फिर से इसमें सिमेट्री कौन सी है बेटा, एक्स एक्सिस में सिमेट्री, सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस से कहीं भी सिमेट्री नहीं मिलेगी, सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो निकालने की क्या जरूरत है XCM, ठीक, XCM, यहाँ रिमूव्ड पोर्शन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई पोर्शन रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, अंकिता का आ गया, रिमूव्ड पोर्शन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दो स्ट्रक्चर है, दो कंबाइंड स्ट्रक्चर है, तो A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, सीधा ये लगेगा फॉर्मूला। चलिए अब A1 x1, अब A1 x1 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, क्यों, x1 क्या हो जाएगा बेटा, पहले स्ट्रक्चर का के सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस,
और ओरिजिन को हम क्या ले रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर के सेंटर को ही ओरिजिन ले रहे हैं। तो A1 X1 वाला पोर्शन क्या हो गया 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या A2 X2, A2 मतलब इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है d, तो रेडियस कितना होगा d/2, एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा d²/4, ये हो गया A2। X2 मतलब क्या है, X2 मतलब पहले है ना इसका दूसरे स्ट्रक्चर के सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा d/2, और ये पूरा d है तो ये भी कितना होगा d/2, तो d/2 प्लस d/2 कितना हो गया d अपॉन A1 प्लस A2। A1 मतलब इसका एरिया, इसका है क्योंकि स्क्वायर शेप की प्लेट है तो एरिया क्या होगा d इंटू डी, डी स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा इसका d² प्लस इसका एरिया, ये सर्कुलर प्लेट है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा है ना πr², इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², तो पाई इंटू r², r इज d/2, तो d/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा d²/4, तो अभी यहाँ पाई कैंसिल नहीं होगा है ना, तो यहाँ से XCM क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा XCM, पाई d² इंटू d/4 में देखो d² कॉमन निकलेगा, इस d² से कैंसिल होगा है ना, ये देखो ये d² है, ये d² है, ये कॉमन निकल के इस d² से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा पाई d/4, पाई d/4, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ d² निकल के कैंसिल हो चुका है, ये d² निकल के कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचा 1 प्लस π/4। ठीक, तो यहाँ से XCM कितना आएगा बेटा, देखो पाई d/4 इंटू 1 प्लस π/4, LCM कितना आएगा 4 प्लस π/4, 4 4 कैंसल, क्या बचा पाई d अपॉन 4 प्लस पाई, पाई d अपॉन 4 प्लस पाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए हमको मालूम है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 mn/rn अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, ये होता है अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो RCM ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब मास को इधर ले जाओ बेटा, m इंटू RCM will be equal to m1r1 plus m2r2 plus dash 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 mn/rn, ये होगा है ना। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मास तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, क्या बचेगा drCm बाई dt इक्वल्स टू m1 बाहर निकलेगा dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाय dt प्लस डैश 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 mn drn बाय dt, ये आ गया। ठीक, अब dr बाई dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर drCm बाई dt कर रहे हैं, इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश 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 mn/vn, ये आ गया। और यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखो एक एक चीज हमको यहाँ से ये समझ में आ रही है कि m1v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, m2v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या है पूरा, देखो m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश 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 mn/vn क्या है बेटा, सारे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम है ना। ये किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, सम ऑफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक चीज हमको ये समझ में आई, m इंटू VCM इक्वल्स टू P नेट, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स या सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। निकालने का तरीका क्या है, एक तो इंडिविजुअल
पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम ऐड कर दो, हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालो और उसको ऐड कर दो। ये P1 होगा, ये P2 होगा, डैश डैश डैश, ये Pn होगा, सभी का सम कर दोगे तो भी P नेट निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका, अगर आपको सारे पार्टिकल्स का मास पता है, मतलब टोटल मास पता है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है ना, अगर आपको कैपिटल M पता है, कैपिटल M क्या है, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, अगर ये आपको पता है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या मिल जाएगा, नेट लीनियर मोमेंटम। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? तो नेट लीनियर मोमेंटम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या मिल जाएगा आपको, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। और दूसरा तरीका तो सीधा सीधा, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम अगर पता है हर एक पार्टिकल का, तो सबका वेक्टर सम कर दोगे तो भी नेट लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। तो एक चीज हमको यहाँ से मिली। दूसरा, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश डैश mn अपॉन टोटल मास। तो ऑल्सो करके लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बेटा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश 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 mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश mn की जगह हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला तो हमको ये डिराइव करना था, बीच में हमने ये भी कंक्लूजन ले लिया। आ रहा है समझ में आप लोगों को? Yes, sir. क्या दिया क्वेश्चन, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स एज शोन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। Sir, 3 option B. पार्टिकल दिए, चलिए बताएंगे क्या है ना। रुचिता आयुष का आ गया, गुड। जैसे बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होता था, y कोऑर्डिनेट होता था और z कोऑर्डिनेट होता था, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी x कोऑर्डिनेट हो सकता है, y कोऑर्डिनेट हो सकता है, ऐसा, और z कोऑर्डिनेट हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, इन दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो भी x एक्सिस के अलोंग होगी, तो हमको Vx निकालना पड़ेगा बस, है ना। तो यहाँ से संस्कार का आ गया है, रुचिता आ गया है, एशलिन आ गया है, गुड। तो Vx क्या आ जाएगा, देखिए वही VCM भी होगा, तो Vx क्या आ जाएगा, m1 Vx1 प्लस m2 Vx2, m1 Vx1 है ना प्लस m2 Vx2 प्लस m3 Vx3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से Vx क्या आ जाएगा, m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है m, वेलोसिटी राइट साइड है इसलिए v0 प्लस इसका मास है 3m और वेलोसिटी 2v0, तो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेलोसिटी भी राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, 3 2 6mv0, 6mv0। अब ये क्या है, देखो ये वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए इसको साइन क्या देंगे, सॉरी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए इसको माइनस साइन देंगे, तो क्या आ जाएगा, -2mv0 अपॉन टोटल मास कितना है ना, क्योंकि ये मास है 2m, वेलोसिटी v0 है लेकिन नेगेटिव है, तो -2mv0 अपॉन टोटल मास 3 2 5 और 1 6, 6m कितना आ रहा है देखो, 7mv0 -2mv0 5mv0 बाय 6m, mm कैंसल, क्या आएगा 5/6v0, 5/6v0, ये आ जाएगा आंसर, है ना। ये जो डायग्राम दिया है इसमें हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, ये m मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v0 है ऊपर की तरफ, ये 2m मास का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 5v0 है, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वेलोसिटी 37 डिग्री,
और ये थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में है v नॉट। हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। चलिए बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान दे रहे हैं कि बेटा वेलोसिटी जो है तीनों पार्टिकल की, एक पार्ट इस पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस में, इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है। तो जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी आएगा। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की, जो नेट वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, ये होगी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इससे मिलके बनी होगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस में, तो आपको वी एक्स सी एम भी निकालना पड़ेगा। वी एक्स सी एम आई कैप वी वाई सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी होगी। इसका जो कंपोनेंट आएगा वो एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे वी एक्स सी एम। आंसर होगा 11/6 नॉट, 7। क्या आ जाएगा देखो, वी एक्स सी एम क्या आएगा, m1 vx1 प्लस m2, है ना, vxcm निकाल रहे हैं, m2 vx2, मतलब vxcm क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट। तो क्या आ जा रहा है देखो, m1 vx1 प्लस m2 vx2 प्लस m3 vx3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, vxcm विल बी, है ना। और ये पूरे का क्या होगा बेटा, आई कैप। क्यों होगा? क्योंकि VXCM बोल रहा हूँ ऑलरेडी, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ। तो पूरे का क्या होगा, आई कैप। तो VXCM क्या आ जाएगा, m1 vx1, m1 कितना है m, vx1 कितना 0। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ही नहीं, इसकी वेलोसिटी तो पूरी तरह से y एक्सिस में डायरेक्टेड है। तो m1 इंटू 0 प्लस m2, m2 इज 2m इंटू vx2, मतलब इस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये 5v0 है, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, 5v0 sin 37, सॉरी cos 37, और y कंपोनेंट क्या होगा, 5v0 sin 37। तो ये हो जाएगा 5v0 cos 37 प्लस m3 कितना है, 3m, और ये पूरी की पूरी वेलोसिटी x एक्सिस में डायरेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा v0 अपॉन टोटल मास कितना बेटा, 2m प्लस m 6m, पूरे का क्या हो गया, आई कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी को हमको डायरेक्शन के साथ बताना है। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज, कितना आएगा देखिए, 2m, 5 टू द 10m इंटू, है ना, ये 2m इंटू 5 10m, v नॉट cos 37, v नॉट इंटू 4/5, cos 37 क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस 3m v नॉट अपॉन डिवाइडेड बाय 6m, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 6m। यहाँ से VXCM आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा देखिए 5 2 टाइम्स जाएगा 2m, और इधर a 4 4 टू द 8m v नॉट, 8m v नॉट प्लस ये कितना है 3m v नॉट, तो ये आ जाएगा 8m v नॉट प्लस 3m v नॉट 11m v नॉट अपॉन 6m, 11m v नॉट अपॉन 6m, mm भी कैंसिल हो गया बेटा, है ना, यहाँ आई कैप है, mm कैंसिल हो गया, 11/6 v नॉट आई कैप। ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, 11/6 v नॉट आई कैप। अब VYCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा, m1 vy1 प्लस m2 vy2 प्लस m3 vy3 अपॉन टोटल मास m1 vy1। अब मैं ये फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m1 इज m, vy1 मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी, v नॉट प्लस m2 vy2, m2 इज 2m इंटू vy2 मतलब 5v0 sin 37, 5v0 sin 37,
5v0 sin 37 प्लस, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कहाँ है, एक्स एक्सिस में, तो इसका y कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो प्लस 0 अपॉन टोटल मास कितना 6m। यहाँ से वी वाई सी एम हो गया, है ना, पूरे का क्या होगा बेटा जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी इट इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ से वी वाई सी एम क्या आ जाएगा, एम वी नॉट प्लस 2m और इंटू 5v0 कितना हो गया 10mv0 इंटू साइन 37 3/5 अपॉन 6m, पूरे का क्या होगा जे कैप। तो यहाँ से वी वाई सी एम क्या होगा, देखो ये 5 से ये 2 कैंसिल हो गया है ना, ये 10/5 कितना 2, 3 2 6mv0 प्लस mv0 7mv0 बाय 6m जे कैप, है ना, mm कैंसिल 7/6 v0 जे कैप, ये क्या आ गया 7/6 v0 जे कैप, ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vxcm प्लस vycm कितना हो जाएगा 11/6 v0 i कैप प्लस 7/6 v0 j कैप, ये क्या आ गया नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में सबको? Yes. तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, सीधी सी बात है, तो हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कब आएगी, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पर सेकेंड या पर या अपॉन टाइम इंटरवल। अगर, है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में क्या आएगा चेंज आएगा, ठीक। तो खैर मेन फॉर्मूला ये नहीं है, लेकिन इसको भी आपको जानना है कि भाई सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट तभी करेगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक। अब हमको मालूम है कि m इंटू वी सी एम ये होता है m1v1 प्लस m2v2 प्लस डैश 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 mn/vn। ये सारी चीजें हम किसके लिए देख रहे हैं बेटा, फॉर n पार्टिकल्स, है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ से अगर दोनों साइड अब आप डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा m इंटू डी वी सी एम बाई डी टी इक्वल्स टू m1 डी वी वन बाई डी टी प्लस m2 डी वी टू बाई डी टी प्लस डैश डैश mn डी वी एन बाई डी टी, ये आ गया। तो यहाँ से dvcm बाई डी, dv बाई dt क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये आ गया बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश 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 mn an, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, है ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा, acceleration of center of mass is m1a1 plus m2a2 plus dash 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 mn/an upon total mass m1 plus m2 plus dash 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 plus mn। ये आ जाएगा क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सभी का पैटर्न एक जैसे, चाहे पोजीशन देखो, चाहे वेलोसिटी देखो, चाहे एक्सेलरेशन, पैटर्न एक जैसे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 is the acceleration of first particle, a2 is the acceleration of second particle, an is the acceleration of nth particle। तो acceleration of center of mass हो जाएगा m1 a1 plus m2 a2 plus dash dash mn an upon total mass। ये आ गया फॉर्मूला। फोर्स, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स। so this is m1 a1 is force acting on first particle,
M2A2 is force acting on second particle, MnAn is force acting on nth particle, है ना। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं अभी ये वाले फॉर्मूले से उठा रहा हूँ, यहाँ से नहीं। ये फॉर्मूला तो एक कंक्लूजन हो गया, ये कंक्लूड हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमको तो ये याद रखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे का भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ तक तो मेन कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद अब इस फॉर्मूले से मैं उठा रहा हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1a1 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2a2 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस डैश डैश फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल। अब ये क्या हो गया, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स। तो मास इनटू एक्सेलरेशन of center of mass is equal to sum of all the external forces acting on the particles। तो अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो कैसे निकालोगे, एक तरीका है इंडिविजुअल पार्टिकल में जो फोर्सेस लग रही है उनका वेक्टर सम कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल मास को सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इसको समेशन मत करो बेटा, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ये लिख सकते हैं, है ना। एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system of particles। ACM तो acceleration of center of mass है ना, ACM is acceleration of center of mass। और कैपिटल M क्या है, टोटल मास of all the particles, of all the particles। अगर आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास कर देंगे। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट, है ना। यहाँ से एक कंक्लूजन हमको समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, यहाँ तक लिख लियो बेटा आप लोग। Yes, sir. कि ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम का जो पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी किसने उठा ली है, सेंटर ऑफ मास ने, है ना। और पूरा का पूरा जो मास है, पार्टिकल का मास जो है कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में ही फोर्स लग रही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ही एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें जो है ये किस पे बेस्ड हो गई है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहाँ अप्लाई हो रही है, सेंटर ऑफ मास पे। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। देयरफॉर velocity of center of mass equals to constant। therefore velocity of center of mass is constant। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिक्स रहेगी, पहले जितनी थी अभी भी उतनी रहेगी। इससे ये भी समझ में आता है कि इंटरनल फोर्सेस जो है, इंटरनल फोर्सेस नेवर प्रोड्यूस acceleration of center of mass, acceleration of
इंटरनल फोर्सेस जो होगी ये सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है बेटा, है ना। ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे बताओ, कैसे कर रहे होंगे इंटरेक्ट आपस में? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इनकी म्यूचुअल फोर्स होती है, आपस की फोर्स होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है ना। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से फोर्स आ रही है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आ रही है, ये एक दूसरे पे लगाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में इंटरनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना। उसके लिए बाहर से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तब सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल्स में, है ना। मान लो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है तो आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे उनके कारण उनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर पंखा चला दिए, बाहर से फैन ऑन कर दिए एयर मॉलिक्यूल्स में, तो बाहर से फोर्स लग गई, तो वो फैन के कारण जो फोर्स जो अप्लाई हो सकती है वो क्या कर सकती है? वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, उसके कारण सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? एक्सेलरेट कर सकता है। तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट तभी करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, अदरवाइज इंटरनल फोर्स के दम पे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यहां से ये भी समझ में आ रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, if external force is constant then acceleration of center of mass भी क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, वो भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। नोट पॉइंट लिख लेंगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो कांस्टेंट, है ना। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स है, पहली बात तो एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यही होगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है ना, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर एक समझ लीजिए एक बॉम्ब है ना, या एक कोई एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया सर्टेन एंगल में, ठीक, इसको आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसका एक्चुअल पाथ ये होता, इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सी? एम जी, मान लो इसका मास है एम, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स शुरुआत से कितनी लगेगी? एम जी, एम जी, एम जी। एक्सटर्नल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके लिए बाहर ही हो गया। ये एक सिंगल पार्टिकल है, इसमें कुछ भी फोर्स, जो अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए बाहरी फोर्स ही होगी, तो एम जी एक्सटर्नल फोर्स, एम जी एक्सटर्नल फोर्स। तो कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जिसका डायरेक्शन फिक्स है और जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। यहाँ पर हम जी को क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट, ठीक। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। किसके बराबर होगा? जी के। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स एम जी अपॉन टोटल मास एम, एम एम कैंसल। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। अब मान लीजिए बेटा कि इसके दो बीच रास्ते में कहीं, अच्छा ये जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास, है ना, मान लो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। ये देखो, ये मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा, ये इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा। अब
अब अगर बीच में कहीं इसमें एक्सप्लोजन हो गया, मान लीजिए ये फट गया बीच में, है ना, एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होने से एक फ्रेगमेंट इसका ऐसा जा रहा है ना, एक छोटा फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, दो पार्ट में, दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ, दो फ्रेगमेंट्स में, एक फ्रेगमेंट यहाँ गिरा और दूसरा फ्रेगमेंट मान लीजिए यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, दूसरा फ्रेगमेंट मान लीजिए यहाँ गिरा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहां पहले गिरना था। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, एक्सप्लोजन में बाहरी फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं। तो अगर बाहरी फोर्सेस नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, एक्सप्लोजन के केस में बोल रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी, जो पहले थी, कौन सी, mg, और कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आई क्या? नहीं है। पहले जितनी एक्सटर्नल फोर्स थी अभी भी उतनी एक्सटर्नल फोर्स है। तो जो पाथ है ना, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स पे। अब एक्सटर्नल फोर्स पे चेंज नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो पहले पाथ फॉलो कर रहा था। तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ रहेगा एक्सप्लोजन के बाद अभी भी वही रहेगा, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, ना इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया है, तो इसका एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो जो वेलोसिटी में चेंज था वही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसका पाथ जो है कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अब इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले जैसा चेंज, पहले जैसा था वेलोसिटी, और पहले जैसा वेलोसिटी में चेंज हो रहा था, और पहले जैसा एक्सेलरेशन था, एक्सप्लोजन के बाद भी वैसे ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वैसे ही एक्सेलरेशन है, पाथ तो वही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ रहेगा वो अभी भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले जैसी होनी थी अभी भी वैसी ही होगी। सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? रेंज में गिरेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानूं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? रेंज में गिरेगा। अगर बॉम्ब में एक्सप्लोजन नहीं होता तो बॉम्ब पूरा का पूरा कहाँ गिरता? रेंज में गिरता। सेंटर ऑफ मास भी कहाँ गिरता? रेंज में गिरता। लेकिन एक्सप्लोजन होने के कारण जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो अलग अलग पोजीशन में गिरेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ गिरेगा? रेंज में। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी, है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ आएगी बेटा? रेंज में ही आएगी। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को? हो रहा है ना? सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर एंड इट एक्सप्लोड्स एनीवेयर इन इट्स पाथ इनटू फ्रेगमेंट्स, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया सर्टेन वेलोसिटी से, और ये बीच में रास्ते में कहीं दो टुकड़ों में बट गया। लिखेंगे एज एक्स, एज एक्सप्लोजन, एज एक्सप्लोजन, as explosion forces are internal, as explosion forces are internal, as explosion forces are internal, comma, they did not contribute to motion of center of mass, they did not contribute, they did not contribute they did not contribute to motion of center of mass, they did not contribute to motion of center of mass and center of mass of rocket, yes, and center of mass of object, and center of mass, center of mass of object, and center of mass of object follows, and center of mass of object, and center of mass of object follows same parabolic path, same parabolic path, सेम मतलब जिस, जो अगर बिना एक्सप्लोजन के भी जो पाथ होता है उसी पाथ को वो फॉलो करेगा, है ना। तो एक्सप्लोजन फोर्सेस आर इंटरनल, दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास,
and center of mass of object follows same parabolic path. यहाँ तक क्लियर है बेटा? लिख लियो यहाँ तक? Yes. हाँ, ये इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक। अब ये कहा कैसे उड़ के गया, इसको छोड़ दो। अब यहाँ एक पार्टिकल पड़ा है m1 मास का, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से x1 है। दूसरा पार्टिकल यहाँ पड़ा है m2 मास का, है ना, ये रखा हुआ है। भाई एक्सप्लोजन हो गया, सारी चीजें हो गई, ये उड़ के वापस, ये उड़ के ग्राउंड में गिर गया। यहाँ पर एक पार्टिकल m1 मास का पड़ा है, यहाँ पर एक पार्टिकल m2 मास का पड़ा है। बताओ, है ना, आपको कुछ नहीं पता, पहले का आपको कुछ नहीं पता कि एक्सप्लोजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको ओरिजिन दे दिया, आपको बोला गया दो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। बताओ सेंटर ऑफ मास बताओ इन दो पार्टिकल सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा, लिखो बताओ सेंटर ऑफ मास। सर m1 x1 plus m2 x2 और m1 अपॉन, upon m1 plus m2। हाँ यही होगा कि नहीं, yes sir है ना। यहाँ मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनके बेसिस में, जो फ्रेगमेंट्स है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स भी तो सिस्टम या उस ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो पार्टिकल्स के बेसिस में सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है m1 मास का x1 डिस्टेंस में, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है m2 मास का x2 डिस्टेंस में। पोजीशन कहाँ से बताना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो है ना, ये ओरिजिन है, ये एक पार्टिकल m1 मास का है x1 डिस्टेंस में, दूसरा पार्टिकल इधर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पहले दिखा दिया, बहुत लंबा हो जाता। दूसरा पार्टिकल m2 मास का है x2 डिस्टेंस में। तो मास और डिस्टेंस के बेसिस में, इन पार्टिकल्स के बेसिस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक और तरीका है सेंटर ऑफ मास बताने का, मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा है, उसको जहां जाना था वो वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं, तो उसका पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, पहला जो पाथ था वही पाथ अभी भी होगा। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं गिरेगा, कहाँ गिरेगा, रेंज में। तो एक और तरीका हो गया सेंटर ऑफ मास बताने का कि सेंटर ऑफ मास आल्सो इक्वल्स टू रेंज। यहाँ पर गिरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेंज। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, R इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा फॉर्मूला। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर R इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या कंक्लूजन आया गया, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया जिससे हम x1 या x2 निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक फ्रेगमेंट कहाँ गिरा है, कहाँ गिरेगा, आप उस फ्रेगमेंट की पोजीशन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। आपको पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन इस तरह से दी रहेगी कि आपको रेंज पता रहेगा। आपको बोलेगा एक फ्रेगमेंट इतनी दूरी पे गिरा है, तो दूसरा फ्रेगमेंट कितनी दूरी पे गिरेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? yes sir क्या दिया आपको, अ बॉम्ब इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 degree. At the highest point, it explodes into two parts of equal mass. The one part coming to rest. Find the distance from origin to the point where the other part strikes the ground. 30 meter, 50 meter, 60 meter या 80 meter. तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। बॉम्ब है एक, मान लो एक बॉम्ब है, उसको प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसा है ना। अब बॉम्ब का मास हम 2m ले लेते हैं, मास दिया नहीं है तो एज्यूम करना पड़ेगा 2m। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो इक्वल फ्रेगमेंट में ये डिवाइड हो रहा है, तो एक मास m हो जाएगा, दूसरा भी m हो जाएगा, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि m लूंगा तो फिर m/2 करना पड़ेगा, m/2 करना पड़ेगा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट में ये एक्सप्लोड हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में बेटा ये एक्सप्लोड हो रहा है ना, टू पार्ट्स में। हाईएस्ट पॉइंट में एक्सप्लोजन हो रहा है टू पार्ट्स में, जिसमें से, है ना, ये ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में एक्सप्लोड हो रहा है, जिसमें से एक पार्ट कहाँ गिर रहा है वो हमको निकालना है। एक पार्ट तुरंत रेस्ट में आ जा रहा है, एक पार्ट रेस्ट में आ रहा है जिसका मास m है। अब यहाँ पर रेस्ट में आएगा तो ये हवा में तो लटकेगा नहीं, नीचे गिरेगा, है ना। नीचे गिरेगा तो कहाँ गिरेगा,
हाईएस्ट पॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, r/2 के बराबर, रेंज के आधा। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट में होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द रेंज के बराबर होता है। ये r/2 हो गया। तो मतलब जो एक पार्टिकल जो हाईएस्ट पॉइंट में जो रेस्ट में आ गया वो कहाँ पर गिरेगा, ग्राउंड में, एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर लेंगे। अब दूसरा पार्टिकल कहाँ गिरेगा वो हमको निकालना है। मान लो दूसरा पार्टिकल यहाँ गिरा, ठीक, दूसरा पार्टिकल गिरा एट डिस्टेंस x2, ठीक। सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। ये सेकंड पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है जो रेस्ट में आया था जिसका मास m है। ये सेंटर ऑफ, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका भी मास m है, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा, उसको तो रेंज में ही गिरना है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा, रेंज में गिरेगा। तो क्या लिखूंगा बेटा, सीधा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, रेंज के बराबर। लेकिन अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फ्रेगमेंट्स के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, m, है ना, ये पहला पार्टिकल m1, मास कितना है m, x1 कितना है r/2, प्लस m2x2, m2 भी m है, x2 निकालना है, अपॉन टोटल मास 2m, टोटल मास 2m, ये आ जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, पहले रेंज निकाल लेते हैं फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ से और सॉल्व कर सकते हो, मास क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू r/2 प्लस x2/2। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2r हो गया बेटा, देखो यहाँ 2 बचेगा, ये 2 इधर आएगा तो ये 2r हो गया, इधर क्या बचा r/2 प्लस x2, ये आ गया। तो x2 कितना होगा, 2r माइनस r/2, देयरफॉर x2 हो जाएगा 2r माइनस r/2। एलसीएम आएगा 2, 2 टू द 4r माइनस r, कितना आ जाएगा 3r/2, कितना आएगा 3r/2। तो x2 कितना आ गया 3r/2, ठीक। अब r की वैल्यू निकालना है, रेंज का फॉर्मूला सीधा सीधा लगेगा, रेंज तो वही है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g। रेंज का फॉर्मूला याद है ना बेटा सबको, तो यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, साइन 2θ, थीटा कितना है 45, कितने एंगल से फेंके इसको 45, तो 2 इंटू 45 कितना होगा 90, 45 इंटू 90 साइन 91 हो गया, अपॉन जी को लेना है 10, तो रेंज कितनी आ गई यहाँ से 40 मीटर। इसको यहाँ पुट कर दो बेटा, देयरफॉर x2 कितना आ जाएगा 3 इंटू 40/2, कितना आ जाएगा 60 मीटर। कितना आ गया आंसर 60 मीटर। समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. है ना। तो अभी मैं वही पॉइंट में आ गया हूँ फिर से, कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट लिख रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are placed on a smooth surface at separation r, they move towards each other due to mutual attractive force, है ना। दो पार्टिकल हैं, एक का मास है m1, दूसरा पार्टिकल है, दूसरे का मास है m2। ये एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रहे हैं, एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का सेपरेशन है स्मॉल r, और दोनों म्यूचुअल फोर्सेस के कारण, इंटरनल फोर्सेस के कारण एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मूथ है ये सरफेस, स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है। तो इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है बेटा, इंटरनल फोर्स। लिखेंगे इसमें, सिंस surface is smooth, since surface is smooth, since surface is smooth, comma, there is no external, there is no external force acting on the system, on the system of particles,
दोनों को मैं सिस्टम मान रहा हूँ, दोनों पार्टिकल को सिस्टम मान के चल रहा हूँ, तो जो फोर्स है वो सिस्टम के अंदर की फोर्स है। अगर एक ही पार्टिकल को सिस्टम मान लूंगा तो फिर m2 जो है m1 के लिए बाहरी हो जाएगा, फिर जो फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। लेकिन हमको दोनों का मोशन देखना है कंबाइंड, है ना, क्योंकि है ना दोनों का कंबाइंड मोशन देखना है, और दोनों के मोशन के कारण सेंटर ऑफ मास में क्या इफेक्ट आता है ये देख। तो दोनों को हम सिस्टम मानेंगे तो जो म्यूचुअल फोर्सेज है वो क्या हो जाएगी, इंटरनल, और सरफेस भी स्मूथ है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो ये एफ दिखा रहा हूँ वो इंटरनल फोर्स है। तो यहां से समझ में आ गया, therefore acceleration of system of acceleration of center of mass, है ना, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा देखिए, m1 इसका मास m1 है, a1 की जगह एक्सेलरेशन क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास f बाई m1 प्लस इसका मास है m2, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, f बाई m2, लेकिन फोर्स लेफ्ट साइड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस f बाई m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये देखो m1 कैंसल, m2 कैंसल, f माइनस f कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको समझ में आ जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कब, जब सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी, इंटरनल। मैं फिर से बता रहा हूँ, F कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, F इज इंटरनल फोर्स। सरफेस स्मूथ होने के कारण फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ओवरऑल जो सिस्टम में फोर्स एक्ट करी वो इंटरनल फोर्स एक्ट करी है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, Yes. फोर्स लग रही है ना। क्या कंक्लूजन आया, पहला, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस ऑफ पार्टिकल, है ना। ये वाला पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन, f बाई m1। ये वाला पार्टिकल भी एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स अपॉन मास f बाई m2। इंडिविजुअली दोनों एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब दोनों एक दूसरे के एक्सेलरेशन को कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इंटरनल फोर्स लग रही है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसी को सिस्टम मानूंगा। अगर इसकी बात करूं तो फिर ये जो m2 पार्टिकल जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। तो अगर सिर्फ इंडिविजुअल इस पार्टिकल की बात करूंगा तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही, कौन लगा रहा है, m2, जिसके कारण ये एक्सेलरेट करेगा। वैसे ही अगर इसके एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर मैं सिर्फ इसके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसी को सिस्टम मानूंगा। फिर इस पे जो है ना, फिर इस पे जो m1 फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गई, एक्सटर्नल फोर्स। तो इंडिविजुअली दोनों एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। तो अगर बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, यहीं पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ACM इक्वल्स टू 0, ये है। फिर कंक्लूजन 2, सेकंड कंक्लूजन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स the velocity of center of mass is constant। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, dv by dt ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो dv by dt भी 0, देयरफॉर dv ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, मतलब चेंज 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सेकंड कंक्लूजन कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है सेंटर ऑफ मास का,
इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है ये? Yes, sir. अब थर्ड कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन थर्ड, इसी से बहुत क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इफ इनिशियली द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, इफ इनिशियली द सेंटर ऑफ मास is at rest, if initially the center of mass is at rest, that is VCM equals to 0, if initially the center of mass is at rest and if the external force is absent, 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 then the location of center of mass is fixed. Then the location of center of mass remain fixed. पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। क्या बोल रहा है? इफ इनिशियली द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली मान लो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो। क्यों? अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी तो 0 होगी। कांस्टेंट का मतलब जो पहले थी वो बाद में भी होगी। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, फिक्स है ना, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास शुरुआत में रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। भले इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे एग्जांपल एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, ये दोनों इनिशियली रेस्ट में, दोनों इनिशियली रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना होगा, m1v1 m1va1 m1 इंटू वी ए प्लस इसको है ना ma प्लस mb अपॉन ma प्लस mb, यही तो ऐसे ही तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि ये रेस्ट में तो va भी 0 vb भी 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली दोनों किस में थे, रेस्ट में। इनिशियली दोनों किस में थे, रेस्ट में। तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में। भाई मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसकी ए से डिस्टेंस है आर ए और बी से डिस्टेंस है आर बी, ठीक। तो इनिशियली दोनों रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे की तरफ मूव करने लग गए। तो अब एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहे हैं, तो है ना, कौन सा अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहे हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण मूव करे तो एक्सटर्नल फोर्स अभी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी 0 है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अभी भी 0 है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले जो थी अभी भी वही रहेगी, भले ये दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो अभी भी वही रहेगी। कितनी रहेगी, 0, पहले जितनी थी अभी भी। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स हो गई है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। तो भले ये दोनों मूव करेंगे, है ना। अब इस जगह को मैं x = 0 ले लेता हूँ, ओरिजिन ले लेता हूँ, क्योंकि a मूव करेगा तो a के रिस्पेक्ट में अब आप पोजीशन नहीं बता पाओगे, क्योंकि a जो है मोशन कर सकता है। तो आप a पहले a जहां रखा था उसको ओरिजिन मान लो। तो भले ये दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अभी भी कितनी रहेगी, आर ए ही रहेगी। ये आ रहा है समझ में आपको? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों क्योंकि इंटरनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले भी 0 थी जब दोनों रेस्ट में थे,
बाद में है ना, दोनों मूव करने लगे तो बाद में भी जीरो ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है भाई। जीरो से जीरो भी तो कांस्टेंट ही है। पहले वेलोसिटी जीरो थी तो बाद में भी जीरो रहेगी। इसका मतलब पहले अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो भले ही ये दोनों बाद में मूव करना चालू कर दिए, इनके मूव करने के बावजूद भी सेंटर ऑफ मास अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट में। मतलब सेंटर ऑफ मास की पहले जो पोजीशन थी अभी भी वही रहेगी। तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ कितनी थी, आर ए थी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होगी, आर ए रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. So that is if VCM equals to 0, that is differentiation of RCM by dt equals to 0 और RCM equals to constant, और RCM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? सर ठीक है बेटा, तो अभी ऑफ करते हैं।